प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सेंट्रोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पूरा हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल है। सेल के अंदर ये हमारा पाया जाता है न्यूक्लियोलस, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये गोला पार्ट जो होता है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये पूरा पार्ट जो नीला दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पीछे की वीडियो में आपने पाया कि इसी में हमारा डीएनए पाया जाता है, जो डबल हेलिक्स संरचना होती है। इसी के अंदर हमारा डीएनए मिलता है और इसमें एक गाढ़ा द्रव रहता है डीएनए। इस गाढ़े द्रव को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म PLASM। उसके बाहर हम आते हैं तो यहाँ हमें मिलता है चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस न्यूक्लियस से घिरा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, तो ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में रफ को R, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ER कहते हैं। और इसमें एक पार्ट और यहाँ बना होता है इसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, जिसके ऊपर यानी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये भाग हमारा चिकना होता है और ये हमारा लिपिड का निर्माण करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वह हमारा किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ये बिंदु जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। फिर आगे हम चलते हैं तो इसमें मिलता है हमारा गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस। ये हमारा गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस कहलाता है। अब गाल्जी अपरेटस के बगल में एक हमारा होता है वेसिकल्स, यानी जो यहाँ से लिपिड और उसके बाद साथ साथ प्रोटीन बनता है, ये गाल्जी अपरेटस में आता है और यहाँ से निकलता है, जिसको हम रिलीज वेसिकल्स कहते हैं। फिर आगे हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, जिसके बारे में यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गाल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हम अलग अलग पीछे के लेक्चर में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। फिर इसमें हमें पाइप जैसी ये संरचना दिखाई देती है, इसी को कहा जाता है सेंट्रोसोम। जब अकेला बंडल होता है तो इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। और यहाँ जो सेल के अंदर द्रव भरा होता है इसको हम कहते हैं सेल को साइटोप्लाज्म। यहाँ एक और यानी गोल संरचना होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। जब हम इस सेंट्रियोल्स को या सेंट्रोसोम को जूम करके देखते हैं, जब इनको हम जूम करके देखते हैं तो इसमें ये पाइप जैसी संरचना दिखाई देती है और इसमें कुल 9 पाइप होती है। इधर भी 9 पाइप होती है, तो ये पूरा एक बंडल होता है और इस पूरे एक बंडल को कहा जाता है सेंट्रियोल। फिर आगे यहाँ पर भी एक बंडल होता है, इसको भी पूरे बंडल को कहा जाता है सेंट्रियोल्स। अब अगर हम एक पाइप की बात करें, माने इस सेंट्रियोल्स के एक पाइप जैसी जो संरचना है इसकी बात करें, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो एक पाइप को हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और इसको अगर हम सामने की तरफ से देखते हैं तो ये हमें कुछ संरचना दिखाई देती है, जिसमें ये A B C
इसी तरह से ए बी सी, ये सभी ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। और सी का संबंध ए से, इस तरह से सी का संबंध ए से, सभी में सी का संबंध ए से, यानी सी ए से जुड़ा होता है। अंदर वाला जो ये गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है सेंट्रल हब। इसको हम कहते हैं सेंट्रल हब। और यहाँ पर जो तीली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं कार्डियल स्पोक। इसको कार्डियल स्पोक्स। और इसके बाद यहाँ पर यानी चक्का जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जो ये पूरा मिला हुआ है, इसको कहा जाता है कार्ट व्हील। आगे आएंगे, जो सी से ए का संबंध ये जुड़ा हुआ है, धागा जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं सी ए लिंकर फाइबर। इसको कहा जाता है सी ए लिंकर फाइबर। तो ये हमारा सी का एक से संबंध होता है। और इन तीनों पाइपों को मिला करके, यानी ए बी सी को मिला करके कहा जाता है ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको हम आगे के वीडियो में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक पूरा बंडल है, इस बंडल को कहा जाता है सेंट्रियोल्स। चूँकि इसमें दो होते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो पूरे को कहा जाता है सेंट्रोसोम। अर्थात जो सेंट्रोसोम होता है, इसमें दो सेंट्रियोल्स रहते हैं, यानी दो सेंट्रियोल्स मिलकर के तब एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। और दोनों सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। यानी एक बंडल ऐसे रहता है तो दूसरा बंडल इस तरह से रहता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ हमने बताया पीछे कि ये हमारे ए बी सी, तो इनको कहा जाता है ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर आपने पाया ये था हमारा कार्डियल स्पोक्स, ये था हमारा सेंट्रल हब। और सी का संबंध चूँकि ए से होता है, इसको हम कहते हैं सी ए लिंकर फाइबर। और ये जो इस प्रकार की संरचना बनी हुई है, इसको हम कहते हैं कार्ट व्हील। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से इनके नाम हैं। तो यानी अलग अलग जो बंडल था, इन्हीं बंडलों को हमने कहा सेंट्रियोल। और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और एक जो पाइप जैसी संरचना है, उसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो चूँकि ये ए बी सी तीन एक एक जगह जोड़े के रूप में रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पाइप होती है, ये हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। यानी ये पाइप जो होती है वह ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अंदर वाला जो गोला जैसी संरचना है, इनको हम कहते हैं सेंट्रल हब। फिर ये सी से जो ए का संबंध है, तो इसको हम कहते हैं सी ए लिंकर फाइबर। और ये हमने बताया कि जो इस तरह से संरचना बनी हुई है, पूरा मिला के गोल जैसी संरचना, उसी को कहते हैं हम कार्ट व्हील। अंदर जो ये तीली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, अंदर से आया है, तो ये इसको हम कहते हैं कार्डियल स्पोक्स। अब हमें मिलता क्या है, सेंट्रोसोम जो होता है यह दो सेंट्रियोल्स को मिला के बनता है। आगे इसकी हम डिफिनीशन और इसका फंक्शन देखेंगे। तो आगे दिया है कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो हमने बताया कि अलग अलग जो बंडल होगा उसको सेंट्रियोल कहेंगे, और दोनों बंडल मिलाकर के तब ये बनता है हमारा सेंट्रोसोम।
फिर आगे आएंगे तो डिफिनीशन में हम देखते हैं, चूँकि इसमें कोई द्रव नहीं भरा होता है इसलिए इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो डिफिनीशन मिल जाएगी कि सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, अर्थात हमारा सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स को मिलकर बनता है। आगे है कि ईच परपेंडिकुलर, यानी हमने पाया कि दोनों जो सेंट्रियोल्स थे, बंडल था एक दूसरे के 90 डिग्री पर थे, तो इसलिए जो सेंट्रियोल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ईच सेंट्रियोल हैज़ 9 क्लस्टर ऑफ 3। यदि हम पीछे देखें तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल ये जो 3 का पेयर बना एबीसी, इसको हम क्लस्टर कहते हैं, झुंड। और इस प्रकार का हमारा जो क्लस्टर होता है 9 होता है, इसलिए कहा जाता है कि ईच सेंट्रियोल्स हैज़ 9 क्लस्टर ऑफ 3, माने प्रत्येक सेंट्रियोल में 9 क्लस्टर होते हैं और ये 3 का क्लस्टर बनता है, झुंड बनता है। अगला है फंक्शन। तो मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज सेल डिवीजन। जब सेल का विभाजन होने लगता है तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य यही है कि सेल का विभाजन करना। कुछ इसके पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं कि सेंट्रोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, चूँकि इसमें कोई द्रव नहीं पाया जाता है इसलिए इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात सेंट्रोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नेक्स्ट है कि सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वह ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। आगे है फर्स्ट सेंट्रोसोम डिवाइड न्यूक्लियर एंड डीएनए। तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है कि यह सबसे पहले न्यूक्लियर को और डीएनए को, इन्हीं दोनों को विभाजित करता है 2 भाग में, तब जा कर के आपका सेल डिवीजन होता है। आगे हम देखेंगे जैसे ये पूरा हमारा सेल ऑर्गेनल हो गया तो इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होगा। तो ये न्यूक्लियस को पहले ये 2 पार्ट में विभाजित करता है, उसके बाद सेल का विभाजन होता है। तो वही कह रहे हैं कि फर्स्ट सेंट्रोसोम डिवाइडेड न्यूक्लियस एंड डीएनए इनटू 2 पार्ट। पहले न्यूक्लियस को 2 भाग में विभाजित करेगा क्योंकि इसी में हमारे जीन होते हैं और यही गुणों को स्थानांतरित करते हैं। तो सबसे पहले यानी न्यूक्लियस को ही 2 पार्ट में बांटा जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। कान्हा मौर्य।